जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आराधन बैच की चौथी क्लास में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो आराधन बैच है ये फ्री बैच है और रिवीजन के लिए है। प्रीलिम्स के रिवीजन को ध्यान में रखते हुए है। तो आपको इसको करना यह है कि 1.5 स्पीड पे इसको सुनना है। इससे आपका जो मूल अधिकार से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रश्न डिस्कस नहीं करेंगे, पहले मूल अधिकार को समझ लेते हैं क्योंकि इससे अन्य प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक है, जैसे पहला आता है कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली राइट क्या होते हैं? ठीक है, मूल अधिकार छोड़ देते हैं, पहले तो बात आती है कि अधिकार क्या है या व्हाट इज राइट। ठीक है, तो राइट जो है कुछ करने या ना करने या कुछ स्थितियों में होने या ना होने के लिए आपका हक है। ठीक है, ऐसे आप समझिए कि ये आपको कुछ ऐसे राइट जो होता है ये आपको कुछ इंटाइटलमेंट है आपको। ठीक है, आप कुछ एक्शन परफॉर्म करिए या नहीं करिए, या किसी स्टेट में रहना है, सर्टेन स्टेट में आपको रहना है या नहीं रहना है, वो आपका एक तरह से राइट है ना। राइट तो अधिकार क्या है? बेसिकली कुछ करने या नहीं करने के लिए आपका हक। ठीक है, कुछ स्थिति में आप हैं या नहीं होने की आपका हक। ठीक है, फिर ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक राइट, कल मैंने बताया था प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, फिर एक होता है मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार होता है। फिर होता है लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार। फिर एक होता है संवैधानिक अधिकार। तो कई तरह के राइट होते हैं, हो सकता है इस पे स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो बेसिकली जो नेचुरल राइट होता है ये जन्म से उपलब्ध होने के कारण, मतलब मनुष्य होने के नाते जन्म से व्यक्तियों को उपलब्ध होता है। तो ऐसे अधिकारों को हम लोग प्राकृतिक राइट बोल देते हैं, यानी कि ये जन्म से मिलता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल को बाय बर्थ जो राइट्स प्रोवाइड किया जाता है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो होता है नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, जैसे जीवन जीने का अधिकार एक तरह का प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार बेसिकली मानव की गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ये एक बेसिक एज ए ह्यूमन बीइंग एक बेसिक राइट होता है। ठीक है, यानी कि राइट ह्यूमन राइट जो होता है ये फंडामेंटल राइट की तरह होता है, ताकि ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन वेलबींग को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो एज ए मानव, ठीक है, मानवाधिकार तो मानव होने के नाते मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए, मानवीय गरिमा ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे राइट्स मिलते हैं, मानवाधिकार मिलते हैं। ठीक है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, है ना। एक आता है लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार। बेसिकली विधायिका अगर कोई राइट बना करके किसी मतलब व्यक्तियों के लिए कोई राइट बनाती है, तो बेसिकली विधायिका अगर कोई कानून बना करके किसी राइट को उपलब्ध कराती है तो लीगल राइट्स होता है, कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, जैसे आप इसको कह सकते हो कि जैसे आप इसको कर सकते हैं पेटेंट का अधिकार। ठीक है, पेटेंट का अधिकार या आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, आरटीआई हमारा मूल अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, ध्यान दीजिएगा, और लीगल राइट्स भी है। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के उपबंधों के अधीन है, और लीगल राइट्स कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत, तो कानूनी अधिकार भी है। ठीक है, फिर आता है संवैधानिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल में होते हैं बेसिकली उसको संविधान द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं उसको संवैधानिक अधिकार बोल देते हैं। ठीक है, फिर एक आता है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को दो कारणों से मूल कहा जाता है। ठीक है, पहला तो यह है कि ये बेसिक रूल ऑफ द लैंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनका उल्लेख संविधान में किया गया है और संविधान द्वारा इनको गारंटी दी गई है, संविधान की गारंटी प्रदान की गई है, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड द्वारा इसको गारंटी प्रदान की गई है, तो ये हो जाएगा, इसलिए इसको मूल अधिकार बोलते हैं। दूसरा ये है कि ये न्यायोचित होते हैं। ठीक है, यानी कि जस्टिसिएबल होते हैं, आप इसको कोर्ट में जाकर के इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं, न्यायोचित होते हैं, वाद योग्य होते हैं, तो न्यायालयों के माध्यम से इसको लागू कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से वाद योग्य, ठीक है, जस्टिसिएबल वाद योग्य हैं और मूल अधिकारों की गारंटी संविधान दी है, इस वजह से इनको मूल अधिकार बोल दिया जाता है। ठीक है,
अब बात करें भारत में मूल अधिकारों की स्टार्टिंग की, तो मूल अधिकार आपको पता होगा, नेहरू रिपोर्ट 1931 में जब कराची अधिवेशन में हुआ था, तो सबसे पहले मूल अधिकारों का एक श्रृंखला वहां पे आता है, ठीक है, और अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स से ये प्रभावित रहता है। तो ये भारत में मूल अधिकारों का एक कॉन्सेप्ट रहा है। भारत में आजादी के बाद से ही भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है मूल अधिकार आपके भारत में वर्णित है, ठीक है। अब इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहली बात तो यह है कि किसको उपलब्ध है, ठीक है, उपलब्धता। तो कुछ मूल अधिकार नागरिकों के लिए ही है, केवल नागरिकों के लिए। अब यहाँ पे केवल शब्द आ जाएगा तो उसको गलत नहीं मानना है, और कुछ सभी के लिए, गैर नागरिकों के लिए भी, ठीक है यार, इसको बोलते हैं सभी, ठीक है, सभी के लिए। तो नागरिकों को ऐसे अधिकार जो केवल नागरिकों को हैं, ये आपको रट्टा याद करना है, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये ऐसे राइट्स हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है, जबकि बाकी सारे अधिकार सभी के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। अब बात आती है किसके लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, ठीक है, जो भी स्टेट का आर्बिट्रेटरी एक्शन होगा, बेसिकली एक्शन नहीं, आर्बिट्रेटरी एक्शन या मनमानी कार्यवाही, राज्य की कोई मनमानी कार्यवाही है तो उसके लिए उपलब्ध है। और आप अनुच्छेद 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मूल अधिकारों की प्रकृति, तो मूल अधिकार जो है वो राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं, ठीक है। ये एक लिमिटेशन लगाते हैं अथॉरिटी ऑफ द स्टेट पे, और बेसिकली ये निगेटिव कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। जैसे 14, 15, 16 ये राज्य को ऐसा काम करने से रोकते हैं जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे 29, 30 बोलते हैं कि भाई राज्य कुछ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ कर दे, ठीक है। तो अगर प्रकृति की बात करें तो कुछ सकारात्मक होगा, ठीक है, कुछ नकारात्मक होगा। इस पे स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न आ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इन पॉजिटिव इन नेचर्स, ठीक है, या while some fundamental rights in is positive in nature, और some और जो है some जो है नेगेटिव इन नेचर, तो बिल्कुल स्टेटमेंट वो सही हो जाएगा, है ना। संशोधन की बात करें अगर इसमें संशोधन की, तो बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, 1973 में जब 24 अप्रैल 1973 में जब इस एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसमें संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आता है केशवानंद भारतीवाद, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव किए बिना संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। मूल अधिकारों की कुछ सीमाएं होती हैं। मूल अधिकार जो है इनको सस्पेंडेड की रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये आपको फुली नहीं मिल सकता है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 20-21, ठीक है, संशोधन भी हो सकता है। निलंबन में भी अनुच्छेद 20 और 21 आपका कभी निलंबित नहीं होगा, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। 20 और 21 द्वारा जो अधिकार है वो आपको कभी निलंबित नहीं होगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नहीं, यानी कि 20-21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़ करके शेष अधिकारों को राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंडेड किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी आपके समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिकल 19, एक और फैक्ट है आपके पास, आर्टिकल 19 जो क्या बोलते हैं 6 अधिकार आपको देता है, वो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण पर जब आपातकाल घोषित किया जाएगा तो खत्म हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 कब खत्म होगा, जब युद्ध होगा या बाह्य आक्रमण, ठीक है, बाह्य आक्रमण, तब ये खत्म हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह पे खत्म नहीं होगा। तो स्टेटमेंट दे सकता है कि मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। पहला होगा कि दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सपेक्ट द राइट गारंटेड बाय द अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। दूसरा दे देगा जो अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत जो अधिकार हैं वो तभी निलंबित किए जाएंगे जब सशस्त्र विद्रोह पे आपातकाल की घोषणा की जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलेगा, द 6 राइट गारंटीड अंडर द आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न देगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण में ही जब नेशनल इमरजेंसी घोषित होगी तभी अनुच्छेद 19 का ये खत्म होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
मूल अधिकारों का वर्गीकरण या मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 आते हैं इसके पहले, एक अनुच्छेद 12, एक अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 बेसिकली बताता है राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट का बहुत व्यापक अर्थ में डिफिनेशन है। राज्य की परिभाषा के बाद इसमें यूनियन है, स्टेट है, स्थानीय प्राधिकरण है, ठीक है, उनके साथ मतलब विधायी और कार्यकारी अंग सभी, मतलब जो राज्य सरकार की तरह जैसे LIC, ONGC, ये सब भी न्यायालय है ना, जब वो न्यायालय भी राज्य की परिभाषा के दायरे में आएगा, है ना। तो कहने का कुल मतलब ये कि राज्य की परिभाषा बहुत ही वाइड है ना। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है मूल अधिकारों को कम करने वाली, ठीक है, एक बार मैं कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता हूं, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां उस हद तक शून्य होंगी जिस हद तक वो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करेंगी। ठीक है, यानी कि देखिए ये आपको जो ग्रुप है हमारा यूपीएससी फॉर CS वहां पे उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों से संगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, तो बेसिकली जो इनकॉन्सिस्टेंट जो है या जो डेरोगेट कर रही है फंडामेंटल राइट्स को, वो उस हद तक जिस हद तक वो उसके साथ कंपिटेंट नहीं है मूल अधिकारों के साथ, उस हद तक वो विधि कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या बता रहा है कि विधि वही होगा जो मूल अधिकारों के साथ संगत होंगी। ठीक है, जो मूल अधिकारों के साथ कंसिस्टेंट होंगी। फिर आता है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है बेसिकली कि मूल अधिकार जो है वो मतलब समता का अधिकार, बेसिकली राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये 5 अधिकार इसमें आते हैं, आपको हाथ पे याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोलता है कि प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा। इसमें 2 टर्मिनोलॉजी है, एक है विधि के समक्ष समता, ठीक है, आप लोग खोल के रखिएगा उसको, बेयर एक्ट को, विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। इस पे अलग से प्रश्न बनने की संभावना है। जो विधि के समक्ष समता है और जो विधियों का समान संरक्षण है, ये 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है, बेसिकली विधि के समक्ष समता क्या बोलता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, कानून से ऊपर नहीं, यानी कि विधि के ऊपर नहीं, विधि के ऊपर नहीं। ठीक है, ये क्या बोलता है, सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, विधि के समक्ष समता मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्राप्त होगा, तो एक तरह से यहाँ पे नहीं शब्द है तो नकारात्मक अवधारणा है, ये निगेटिव एस्पेक्ट है, और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। ये जो अवधारणा है ब्रिटेन से ली गई, ये अमेरिका से ली गई। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये ब्रिटिश परंपरा से प्रेरित है। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि ये प्रकृति में नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्यों पर नागरिकों के बीच विभेद करने से प्रतिबंध लगा रहा है, रोक रहा है, उसको नकारात्मक कर रहा है। ठीक है, वहीं विधियों का समान संरक्षण क्या बोलता है कि सभी को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि समान परिस्थितियों में राज्य से ये सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा। ठीक, विधि का शासन, इस पे क्या बोल रहा है, विधि का शासन। ठीक है, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्या बोल रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये क्या लागू कर रहा है, विधि के शासन के लिए। तो विधि के शासन के लिए मूलभूत है। जब भी विधि के शासन के संदर्भ में प्रश्न आएगा, ठीक है, शासन, तो रूल ऑफ लॉ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए ये संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि विधि का शासन बेसिकली क्या है, जो मनमानी शक्तियां हैं उसकी अनुपस्थिति और विधि के समक्ष समता। ठीक है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेटरी पावर और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये क्या है बेसिकली रूल ऑफ लॉ। कल हम लोगों ने जो प्रश्न किया था उसमें यही प्रश्न पूछा था कि कोई कार्यकारी या विधायी मनमानी तरीके से आर्बिट्रेटरी एक्शन ले रहा है तो किस अधिकार का उल्लंघन करेगा। तो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण यानी कि अनुच्छेद 14 इसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है,
तो ये चीज आप समझिएगा। अच्छा, इसके फिर अपवाद भी हैं, जैसे विदेशी राजनयिकों, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, इनको कुछ स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अब आर्टिकल 15 देख लेते हैं। आर्टिकल 15 बेसिकली क्या बोलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म, ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। यानी कि राज्य किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, अन्य के आधार पर कर सकता है। ठीक है, यानी कि नागरिकों को एक तरह से नागरिकों के साथ भेदभाव करने को रोकता है। अच्छा, इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे राज्य क्या कर सकता है, SC ST, महिला, जो सुभेद्य वर्ग है उनके लिए, EWS, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। फिर अनुच्छेद 16 क्या है, ये लोक नियोजन में या रोजगार में अवसर की समता की बात करता है। तो इसमें भी धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, ठीक है, वंश, जन्म स्थान और निवास। तो इसमें वंश और निवास ये दो चीज जोड़ सकता है, जो दो चीज जुड़ जाता है, यानी कि 15 प्लस वंश और निवास। ठीक है, निवास की जो शर्त है वो कौन जोड़ेगा, तो संसद जोड़ सकती है, स्टेट नहीं जोड़ सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, वहीं आर्टिकल 16 जो है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि डिसेंट और रेजिडेंस एक और इसमें ऐड कर देता है। आर्टिकल 17 जो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, कल मैंने बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट और शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और संसद को दंडनीय अपराध बताती है। वहीं आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, राज्य द्वारा कोई भी उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी सिवाय के सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के। ठीक है, तो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा कोई और राज्य कुछ और टाइटल्स जो है प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 21। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं, हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को समझते हैं और फिर इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनाने से मतलब नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में अनुच्छेद 23-24 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कल देखेंगे, आज देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये फिर आता है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, बीच में 21A आता है और ये आता है 22। ठीक है, ये 5 इसमें है स्वतंत्रता के अधिकार। अब इसमें अनुच्छेद 19 में 6 तरह के राइट्स आपको मिलते हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, अपने विचारों को प्रकट करना, प्रोपेगेट व्यूज। ठीक है, टेलीफोन पर बातचीत के विरुद्ध टैपिंग का अधिकार। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट अगेंस्ट टैपिंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, चुप रहने या मौन करने का अधिकार। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 19A के तहत आता है, 1 के तहत। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर एक B के तहत बी क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन। ठीक है, तो असेंबली पीसफुली, शांतिपूर्वक और निरायुध। ठीक है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, तो विदाउट आर्म्स। ठीक, C इसका बोलता है कि सभा या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है, सभा, संघ और सहकारी समिति, ये 3 चीज बनाने का अधिकार। D है, E है और F है। ठीक है, E क्या है, बेसिकली D क्या बोल रहा है कि भारत में कहीं भी आवागमन, ठीक है, आवागमन की स्वतंत्रता। और E बोलता है कहीं भी निवास और बस जाना। ठीक है, भारत में कहीं भी निवास और बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, F क्या है, पेशा, कोई भी पेशा, उपजीविका, जीविका। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। तो ये 19A के तहत आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, उसमें से एक का फिर बहुत ज्यादा वास्ट है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रोपेगेशन ऑफ व्यूज है, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। ठीक है,
चुप या मौन रहने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, हड़ताल करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये संवैधानिक या मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अब इस पे कई तरह के युक्त निर्बंधन लगते हैं, जैसे भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, है ना, कई सारी चीजों के आधार पर इस पे लगता है युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन का। ठीक है, तो फिर इन सब पे भी अपना अपना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड है। ठीक है, जैसे शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार, इसमें जनसभा और प्रदर्शन करने का अधिकार है, सार्वजनिक भूमि पर प्रदर्शनी लगाने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार इसमें भी नहीं है। इस पे भी भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, यानी कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, इसके आधार पे शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन का जो अधिकार है 19B के तहत इस पे रोक लगाया जा सकता है। सी, सभा या संघ बनाने का अधिकार, ये भी आपका कोई भी दल, राजनीतिक दल बना सकता है, ये सब कर सकता है। तो लेकिन इसको भी भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पे रोका जा सकता है। आवागमन का अधिकार, ठीक है, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार, है ना। ध्यान दीजिएगा, देश से बाहर जाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा, देश से बाहर। ठीक है, देश के अंदर अगर आपको आवागमन करना है तो वो अनुच्छेद 19(1)D के तहत आएगा। तो 19(1)D क्या बोलता है, देश के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन, इसमें भी आम जनता के हित में, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स है तो उसके हित में, है ना, या कोई क्या बोलते हैं HIV एड्स पॉजिटिव वगैरह है तो उनको पब्लिक मोरल, इन सबको ध्यान में रखे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, अन्यथा आपको कहीं भी रूप से आवागमन की स्वतंत्रता है। फिर है निवास और बस जाने की स्वतंत्रता, तो आम जनता के हित में इसको भी, आम जनता के हित, SC शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके हित में इसको भी, इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। फिर ऐसे पेशा जीविका अपनाने का अधिकार, इसको भी आम जनता के हित, ठीक है, अनैतिक या खतरनाक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है ना, या पेशेवर या तकनीकी योग्यता को निर्धारित कर सकता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं 10वीं फेल हूं और मैं डॉक्टरी खोल लूंगा, MBBS नहीं करना है मुझे तो डॉक्टरी करनी है, मैं ऑपरेशन करूंगा। तो पेशा जीविका में आप एक आपको कुछ योग्यता निर्धारित कर सकता है। ठीक, अब है अनुच्छेद 20। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 20, इसको मिटा देता हूं। अनुच्छेद 20 तो 19 समझ में आ गया। 20 क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और ये 3 तरह की स्वतंत्रताएं देता है। पहला है कि कोई भी आपको मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है नहीं बनेगा, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव, हिंदी में भूतलक्षी प्रभाव। अपराध के संदर्भ में कोई भी आप पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव वाले कानून से किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि आज आपने खून किया है तो आपको ऐसा कानून बना कि आज आपने खून किया 7 साल सजा है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि कल को कानून बना करके बैक डेट से उसको 15 साल सजा कर दी जाए। तो भूतलक्षी प्रभाव एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं बनेगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव नहीं। ठीक है, तो आपराधिक कानूनों पे, मतलब आपराधिक कानून के संदर्भ में सिविल या कर कानून भूतलक्षी प्रभाव वाले एक्स पोस्ट फैक्टो हो सकते हैं, ये आपराधिक संदर्भ में है। ठीक है, आपराधिक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक है दोहरा संकट, मतलब ड्यूअल जियोपार्डी, यानी कि दोहरा दंड। ठीक है, दोहरा दंड नहीं। ठीक है, डबल जियोपार्डी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें लेकिन विभागीय पूछताछ या विभागीय कार्यवाही इसको दोहरा दंड नहीं मानते हैं। सपोज चलिए मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैंने किसी का खून कर दिया तो मुझे सेवा से निलंबित किया जाएगा, प्लस जो खून के लिए सजा है 10 साल 15 साल आजीवन कारावास वो मुझे मिलेगी। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे सेवा से निलंबित कर दिया गया तो मुझे ये जो कारावास की सजा है ये नहीं मिलनी चाहिए, दोहरा दंड मेरे साथ हो रहा है। नहीं, वो जो विभागीय कार्यवाही है, डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरीज है या डिपार्टमेंटल जो आपसे ऊपर एक्शंस हो रहे हैं उसको इसके अंतर्गत नहीं मानेंगे। तीसरा है दोष सिद्धि, मतलब स्वदोष सिद्धि नहीं है, स्वदोषारोपण नहीं। ठीक है, स्वदोष सिद्धि नहीं। ठीक है, यानी कि आपको कोई अन्य या मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है बेसिकली। आप ऐसे समझिए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या आपने ऐसा कोई गैर कानूनी कृत्य किया जिसके पास पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, न उसके पास अंगूठे के निशान है, न कोई आपका क्या नाम है आपका कुछ वहाँ चीज गिरा है, न कोई थंब इम्प्रेशन वहाँ पे है, न कोई स्पेसिमेन सिग्नेचर या ब्लड स्पेसिमेन है, कुछ ऐसा नहीं है।
तो आपको जबरदस्ती पुलिस मार करके नहीं उगलवा सकती कि नहीं आप ही ने खून किया है। ठीक है, जब आपके पास ये सब रहेगा तभी आपको दोषारोपण वाला काम होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें अनुच्छेद 20 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये बेसिकली बोलता क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, अब इसमें 2 तरह से आते हैं, एक तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक है विधि की विधिवत प्रक्रिया। एक है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस। ठीक है, सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब बेसिकली है क्या कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये बोलता है कि मतलब इसका अगर सिंपल इंटरप्रिटेशन निकाले तो ये होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि अगर कोई विधि बना दी जाए तो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस के विरुद्ध। ठीक है, आपको ये है क्या नाम है, लेजिस्लेटिव एक्शंस के विरुद्ध आपके पास राइट नहीं है। तो गोपालन केस हुआ 1951, कल हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी, गोपालन केस 1951, उसमें यह तय हुआ कि जो अनुच्छेद 21 के तहत जो आपको संरक्षण मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध है, मनमानी विधायी कार्यवाही के विरुद्ध नहीं है। यानी कि अगर आपके विरुद्ध कोई आर्बिट्रेटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है तब तो आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, सॉरी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि अनुच्छेद 21 का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई वो लेजिस्लेटिव एक्शन, आर्बिट्रेटरी लेजिस्लेटिव एक्शन हो रहा है तब आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, गोपालन बाद में। लेकिन बाद में 1978 मेनकावाद, 1978 का जो मेनकावाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनकावाद। और इसमें क्या उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो व्याख्या थी वो गलत थी, संरक्षण न केवल मनमानी कार्रवाई बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध भी है। और उसने क्या किया, विधि की विधिवत प्रक्रिया से, विधि मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, अमेरिका की विधि की विधिवत प्रक्रिया, जो विधि की विधिवत प्रक्रिया है ये अमेरिका का प्रोसेस है, और ये विधि प्रक्रिया से जापान की सम्यक प्रक्रिया को मिलाया, और विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि विधि द्वारा स्थापित और विधि की विधिवत, इन दोनों को मिलाते हुए विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बैकडोर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया। और क्या बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि की विधायी कार्यवाही के साथ, मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के साथ साथ विधायी कार्यवाही के विरुद्ध भी उपलब्ध है। और उसके बाद समय समय पर अनुच्छेद 21 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जैसे अभी शादी के अधिकार को जोड़ा, सूचना का अधिकार है, ठीक है, बिजली का अधिकार है, निःशुल्क कानून सहायता, स्वास्थ्य, निजता, है ना, पुट्टा स्वामी केस में निष्ठा को जोड़ा, ठीक है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, तो कई सारी चीजें इसमें जोड़ा। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 21A है, आर्टिकल 21A। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि 6 से 14 राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, बेसिकली राइट टू एजुकेशन जो है अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये 2009 के अधिनियम के माध्यम से इसको लागू किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है ये आपको 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CA के माध्यम से इसको ऐड किया गया। ठीक है, यानी कि क्या बोलता है, स्टेट को ये मतलब आदेश देता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को वो है आपको, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको आपको देना ही देना पड़ेगा। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। फिर अनुच्छेद 21 को इनएक्टेड करने के लिए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसको लाया गया। ठीक है, तो ये आपका अभी तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अच्छा एक और रह गया, 22 रह गया। ठीक है, तो 22 को भी देख लेते हैं, फिर कल देखेंगे। अनुच्छेद 22 जो है वो बेसिकली क्या बोलता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और डिटेंशन के विरुद्ध अधिकार देता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अरेस्ट की बात करता है और डिटेंशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 22(2) है। ठीक है, अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2). ठीक है, अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में अंतर क्या है बेसिकली, अनुच्छेद 22(1) ये जो ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, सिंपल साधारण कानून है, सामान्य कानून, इस संदर्भ में लागू होता है, सामान्य कानून के संदर्भ में लागू होता है। अनुच्छेद 22 जो है वो क्या बोलता है, निवारक निरोध है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक निरोध।
ठीक है, तो इसमें कैसे फंसाएगा, ऐसे बताएगा अनुच्छेद 22 निरोध, ठीक है, अनुच्छेद 22 2 के तहत या अनुच्छेद 22 1 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों पे कार्यवाही होती है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में जो सेकंड पार्ट है वो बोलता है, एक बार संविधान का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, भारत का संविधान, तो संविधान खोल के समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए 22(1) क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 1, ठीक है, वो सिंपल कानून के बारे में बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, वो निवारक निरोध के बारे में बोल रहा है। तो 22(1) और 22(2) में अंतर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 22(1) और 22(2) में अंतर है। तो निवारक निरोध के संदर्भ में बेसिकली है क्या कि सामान्य कानून, अगर आपको सामान्य कानूनी मामलों में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, जैसे 22(1) के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आपको गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, वकील से परामर्श करने और अपने बचाव करने, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, या आपको 24 घंटे के भीतर आने जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके निर्वाही मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष आपको 24 घंटे के भीतर आपको पेश करना है ना। मजिस्ट्रेट से अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो 24 घंटे के बाद आपको रिहा करना पड़ेगा। वहीं 22(2) के तहत जो है आपको निवारक निरोध में ही गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वहां पे भी आपको कुछ राइट्स होते हैं, जैसे गिरफ्तारी के बारे में जानने का, कारण जानने का अधिकार, लेकिन आवश्यकता नहीं है, जनहित को ध्यान में रखते हुए आपको नहीं भी बताया जा सकता है। इसके अलावा बचाव करने का अधिकार, 3 महीने बाद रिहा होने का अधिकार, अगर सलाहकार बोर्ड बनती है जो है हाईकोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में, तो अगर वो सलाहकार बोर्ड बोलती है तो आपको 3 महीने के बाद रिहा होने का अधिकार, मतलब 3 महीने तक आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा कम से कम, है ना। तो ये है दोनों कानून के बीच अंतर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 22(1) जो है ये आपको शत्रु देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न हो सकता है शत्रु देश के नागरिक। ठीक है, यानी कि अगर एनिमी कंट्रीज हैं आप, तो शत्रु देश, जैसे पाकिस्तान शत्रु देश है, तो शत्रु देश के साथ या जिसके देश के साथ युद्ध है वहां आपको ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्लस ये अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में गए हैं तब आपको उपलब्ध नहीं है। ये सारे जो मैंने बताए थे कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार, 24 घंटे के बीच मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, और मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं मिले तो 24 घंटे के बीच आपको रिलीज करने का अधिकार। ठीक है, ये सारे आपको जो 22(1) के तहत अधिकार हैं वो शत्रु देश के नागरिक और प्रिवेंटिव डिटेंशन दोनों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में 2 तरह के कानून बनते हैं, एक संसद बनाती है, एक राज्य बनाती है, संसद और राज्य। ठीक है, तो संसद किसके लिए बनाएगी, रक्षा, विदेशी मामले, भारत की सुरक्षा, है ना। संसद और राज्य दोनों किसे बनाएंगे, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, है ना, एस्मा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इन सब के संदर्भ में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोशिश ये थी कि आपको फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में जो भी बेसिक एक बार कॉन्सेप्ट है इसको कंप्लीट कराया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग इस पे प्रश्न, हालांकि प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो अचानक से कल ही नहीं ले आऊंगा, क्योंकि कल आज आपका तैयार है तो कल आपके सही हो जाएंगे। तो 5 दिन 10 दिन जब भी मौका मिलेगा तो प्रश्न लेके आऊंगा। ठीक है, कल वाली क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि मंगलवार को वीकली ऑफ रहता है। ठीक है, वीकली ऑफ रहेगा, बाकी मंडे वेडनेसडे टू मंडे ये क्लासेस चलेंगी आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। इसको जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं, जय हिंद।